अध्ययन कोचिंग के इस करंट अफेयर प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज करंट अफेयर का पहला प्रश्न है संवेदना हेल्पलाइन। देखिए, संवेदना हेल्पलाइन को अभी हाल ही में चलाया गया है और संवेदना हेल्पलाइन को कोविड-19 महामारी के दौरान जो बच्चे प्रभावित हुए हैं उनका मनोवैज्ञानिक प्राइमरी हेल्थ यानी कि मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा और भावात्मक समर्थन प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, देखिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR द्वारा संवेदना हेल्पलाइन के माध्यम से बच्चों को टेली परामर्श की सुविधा प्रदान की जा रही है। देखिए, कोविड-19 महामारी में जो बच्चे प्रभावित हुए हैं, देखिए यहाँ प्रभावित बच्चों का अर्थ ऐसे बच्चों से हैं जिन्होंने अपने माता पिता को खोया है और जो कोरोना महामारी से जो प्रभावित हुए हैं, जो मनोवैज्ञानिक रूप से यहाँ प्रभावित हुए हैं, उन बच्चों के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने यानी कि NCPCR ने एक संवेदना हेल्पलाइन चलाई है। इस संवेदना का फुल फॉर्म देखते हैं। देखिए, संवेदना हेल्पलाइन का जो फुल फॉर्म है, संवेदना का फुल फॉर्म है सेंसिटाइजिंग एक्शन ऑन मेंटल हेल्थ वल्नरेबिलिटी थ्रू इमोशन डेवलपमेंट एंड नेसेसरी एक्सेप्टेंस। देखिए, संवेदना हेल्पलाइन को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने जो कोविड-19 महामारी के दौरान प्रभावित बच्चे हुए हैं उनकी सहायता के लिए उनको टेली परामर्श देने के लिए चलाया गया है। यानी कि वो बच्चे इसके माध्यम से यहाँ मनोचिकित्सक से बात कर सकते हैं और जो मानसिक सहायता यानी कि मनोवैज्ञानिक सहायता उनको दी जाएगी। देखिए, इस टोल फ्री हेल्पलाइन की शुरुआत कोविड-19 महामारी से प्रभावित बच्चों को मनोसामाजिक मानसिक सहायता प्रदान करने के लिए की गई है। संवेदना टेली परामर्श सेवा महामारी के दौरान बच्चों का तनाव, देखिए बच्चों में उत्पन्न होने वाला तनाव, चिंता, भय और अन्य समस्याओं को दूर कर उनको मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से गठित की गई है। इसमें बच्चों को कुल 3 श्रेणियों में टेली परामर्श की सुविधा दी गई है। देखिए, बच्चों की 3 कैटेगरी हैं जिसके अंदर टेली परामर्श की सुविधा दी गई है। देखिए, 3 कैटेगरी कौन कौन सी हैं। एक तो वो बच्चे इसका लाभ ले सकते हैं जो बच्चे क्वारंटाइन, आइसोलेशन या कोविड केयर सेंटर में हैं। देखिए, जो बच्चे क्वारंटाइन हैं, आइसोलेशन सेंटर में हैं या कोविड केयर सेंटर में हैं, वो बच्चे क्या कर सकते हैं, इस टेली परामर्श हेल्पलाइन के माध्यम से मनोचिकित्सक से बात कर सकते हैं और अपने मानसिक तनाव को दूर करने का परामर्श उनसे ले सकते हैं। दूसरा, जिन बच्चों के माता पिता या परिवार के सदस्य या अन्य कोई करीबी जो कोविड-19 से संक्रमित हो। देखिए, ऐसे बच्चे जिनके माता पिता या परिवार का कोई भी व्यक्ति कोविड-19 से संक्रमित है, वो बच्चे इस हेल्पलाइन से लाभ ले सकते हैं। जिन बच्चों ने कोविड-19 महामारी की वजह से अपने माता पिता को खोया है, यानी कि जो बच्चे इस कोविड-19 महामारी में अनाथ हुए हैं, वो बच्चे इस हेल्पलाइन की सहायता से परामर्श ले सकते हैं। देखिए, यह टोल फ्री जो परामर्श है सुविधा ये पूरे देश में लागू की गई है। इस सुविधा को पूरे देश भर के सभी बच्चों के लिए लागू किया गया है। इसमें कुछ भाषाएं हैं जिन भाषाओं में संवाद हो सकेगा। तमिल भाषा में, तेलुगु भाषा में, कन्नड़ में, उड़िया, मराठी, गुजराती, बंगाली, ये जो रीजनल लैंग्वेज हैं, इन रीजनल भाषाओं में भी यहाँ जो है सहायता की जाएगी। और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एक संवैधानिक यानी कि वैधानिक इकाई है जो भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। देखिए, जिस
राष्ट्रीय बाल बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इसको चलाया है, वह एक वैधानिक निकाय है और ये निकाय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। देखिए ये हमारे पास संवेदना हेल्पलाइन है और संवेदना हेल्पलाइन को चलाया गया है किसके द्वारा? संवेदना हेल्पलाइन को चलाया गया है एनसीपीसीआर के द्वारा, यानी कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा चलाया गया है। इसके माध्यम से कोविड-19 यानी कि कोविड-19 से जो प्रभावित बच्चे हैं उन प्रभावित बच्चों को टेली परामर्श की सुविधा यहाँ दी गई है और इसके माध्यम से बच्चों की 3 कैटेगरी बांटी गई हैं। एक बच्चे वो बच्चे जो किसी क्वारंटाइन सेंटर में, आइसोलेशन सेंटर में या कोविड केयर सेंटर में हैं, उन बच्चे वो बच्चे इस टेली जो परामर्श सहायता का टेली परामर्श जो हेल्पलाइन है इसका उपयोग कर सकते हैं। जिन बच्चों के माता पिता या करीबी रिश्तेदार, करीबी परिवार के सदस्य इस कोरोना महामारी से संक्रमित हैं, वो बच्चे इससे परामर्श यानी कि यहाँ सुविधा ले सकते हैं। और जिन बच्चों ने कोविड-19 महामारी की वजह से अपने माता पिता को खो दिया है, वो बच्चे भी यहाँ इस जो ये संवेदना हेल्पलाइन है इसका लाभ यहाँ ले सकते हैं। देखिए संवेदना हेल्पलाइन को देखते हैं, ये संवेदना हेल्पलाइन है और इस संवेदना हेल्पलाइन को देखिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा लागू किया गया है। इसका मुख्यालय राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का मुख्यालय 5 तल चंद्रलोक बिल्डिंग 36 जनपद नई दिल्ली में स्थित है। और देखिए ये जो है कोविड-19 टोल फ्री टेली काउंसलिंग, इसके जो संवेदना है इसके अंतर्गत ये नंबर दिया गया है 1800-1212-830। ये टोल फ्री नंबर है जिसका उपयोग करके जो कोविड-19 महामारी में जो बच्चे प्रभावित हैं वो प्रभावित यहाँ टेली परामर्श कर सकते हैं। देखिए यह सेवा विशेष रूप से कोविड से प्रभावित बच्चों के लिए है जो बात करने के इच्छुक हैं या जिन्हें परामर्श की आवश्यकता है। हमारे विशेषज्ञ काउंसलर आपसे बात करके किसी भी प्रकार की असुविधा, चिंता को दूर करने का प्रयास करेंगे। देखिए इसमें जो काउंसलर यहाँ होंगे वो काउंसलर जो हैं उन समस्याओं को सुनेंगे। और हाँ, यह हम सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 3 बजे से 8 बजे तक सोमवार से शनिवार तक उपलब्ध रहेंगे। देखिए रविवार को यहाँ अवकाश रहेगा, रविवार को अवकाश रहेगा, जबकि जो सुबह 10 बजे से, देखिए सुबह 10 बजे से दोपहर को 1 बजे तक और दोपहर 3 बजे से 8 बजे तक यह जो हेल्पलाइन है वो चलती रहेगी और रविवार को यहाँ अवकाश रहेगा। और देखिए इसके माध्यम से जो कोविड-19 के से प्रभावित बच्चे हैं, इस महामारी से प्रभावित बच्चे हैं, उनका जो मनोवैज्ञानिक स्तर है उसको सुधारने का प्रयास किया जाएगा। अब नए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, नया प्रश्न देखते हैं। देखिए नया प्रश्न है वैश्विक ग्लोबल सड़क सुरक्षा सप्ताह 2021, वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह 2021। देखिए यहाँ 17 मई 2021 को वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह 2021 को लॉन्च किया गया है। यह कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा सहयोग द्वारा समन्वित और विश्व स्वास्थ्य संगठन की अध्यक्षता में आयोजित किया गया है। देखिए इस वैश्विक जो सड़क सुरक्षा सप्ताह है इसको 17 मई 2021 को लॉन्च किया गया है और इस कार्यक्रम को संयुक्त राष्ट्र सड़क सुरक्षा आयोग सहयोग के द्वारा समन्वित किया गया है और विश्व स्वास्थ्य संगठन की अध्यक्षता में इसको आयोजित किया गया है। ये जो वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह है ये प्रत्येक 2 वर्ष में आयोजित किया जाने वाला कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है गति प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करते हुए सड़क सुरक्षा के संबंध में जागरूकता बढ़ाना। देखिए गति प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करते हुए जो सड़क सुरक्षा है उसके संबंध में जागरूकता को बढ़ाना। यह दिवस दुनिया भर के व्यक्तियों, सरकारों, गैर सरकारी संगठनों, निगमों और अन्य संगठनों को सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता लाने, ऐसे बदलाव करने के लिए एक साथ लाता है
ताकि सड़क पर होने वाले मौतों की संख्या में कमी की जा सके। देखिए, इस वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह का जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य ये है कि दुनिया के अंदर जो सड़क सुरक्षा को बढ़ावा दिया जाए और ऐसे बदलावों को प्रेरित किया जाए, ऐसे बदलावों को जो बदलाव करने के लिए सबको साथ लाया जाए, ताकि जो सड़क दुर्घटना में होने वाली मौत हैं उन मौतों को कम किया जा सके। देखिए, इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि वर्ष 2007 में इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। यह कार्यक्रम वर्ष 2007 में पहली बार लॉन्च किया गया था और प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर इसको लॉन्च किया जाता है। इस सप्ताह के दौरान 2030 तक सड़क यातायात में होने वाली मौतों और चोटों की संख्या को आधा करने का लक्ष्य के साथ सड़क सुरक्षा कार्यवाही दशक, देखिए 2021 से 2030 तक सड़क सुरक्षा कार्यवाही दशक को मनाया जाएगा। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन का डाटा है उसके मुताबिक सड़क दुर्घटना के कारण विश्व भर में होने वाली जो कुल मौत हैं उनमें से 11% जो हैं वो भारत में होती हैं, जो कि विश्व में सर्वाधिक हैं। देखिए, प्रतिवर्ष 4.5 लाख सड़क दुर्घटनाएं भारत में होती हैं, जिनमें से 1.5 लोगों की मृत्यु हो जाती है। देखिए, भारत में अगर बात की जाए तो भारत में अगर पूरे विश्व में 100 मौतें सड़क दुर्घटना से हो रही हैं, तो अकेला भारत ऐसा देश है जिसमें 11% मौतें हो रही हैं, यानी कि 11 मौत हो रही हैं 100 में से, किनकी, जो सड़क दुर्घटनाओं के कारण मौत पूरे विश्व में होती हैं उसका 11%, यानी कि 100 मौत अगर पूरे विश्व में सड़क दुर्घटना से हो रही हैं तो 11 मौतें केवल भारत में सड़क दुर्घटना के माध्यम से हो रही हैं। देखिए, एक वर्ष में पूरे भारत में 4.5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, 4.5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें भारत में 1.5 लाख लोग यानी कि 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। 4.5 लाख दुर्घटनाएं होती हैं और 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है केवल कहाँ, सड़क दुर्घटनाओं के संबंध में। तो देखिए, वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह को कब लॉन्च किया गया? 17 मई 2021 को। किसने लॉन्च किया? संयुक्त राष्ट्र सड़क सुरक्षा सहयोग के द्वारा ये कार्यक्रम समन्वित है और विश्व स्वास्थ्य संगठन की अध्यक्षता में इसको आयोजित किया गया है। प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह ये मनाया जाता है। इसका जो प्रारंभ हुआ था वो 2007 में हुआ था। 2030 तक इसको लक्ष्य दिया गया है कि सड़क सुरक्षा से होने वाली मौतों को आधा किया जाए, यानी कि उनकी संख्या में 50% की गिरावट दी जाए। और इसका जो उद्देश्य है, वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाने का उद्देश्य वो ये है कि दुनिया भर में समस्त व्यक्तियों को, सरकारी संगठन, गैर सरकारी संगठन, निगम, इस प्रकार के जो संगठन हैं उनमें सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता को बढ़ाया जाए और ऐसे सुधारों के लिए उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए जिससे जो है, जो दुर्घटना है, दुर्घटनाओं में होने वाली मौत है, उन मौतों को कम किया जा सके। नए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और नया प्रश्न है, हाल ही में पश्चिम बंगाल की सरकार ने राज्य विधानसभा में एक विधेयक पास किया है या एक विधेयक लाया है, जिस विधेयक के माध्यम से पश्चिम बंगाल में विधान परिषद की स्थापना का निर्णय लिया गया है। देखिए, अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए हैं और टीएमसी जो ममता बनर्जी हैं, ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, लेकिन वो स्वयं नंदीग्राम से चुनाव लड़ी थी और चुनाव वह हार गई हैं। तो इसी आधार पर देखिए, जब वो चुनाव हार गई तो वो विधानसभा की विधायक तो है नहीं, अब वो मुख्यमंत्री बन गई हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात को हम जोड़ सकते हैं कि इसी को देखते हुए पश्चिम बंगाल में विधान परिषद को बनाने की या विधान परिषद को स्थापना करने की मांग को उठाया जा रहा है। देखिए, अगर किसी राज्य में हमें विधान परिषद बनानी है तो विधान परिषद बनाने के लिए एक विधेयक को सबसे पहले विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। विधानसभा से विधेयक पास होने के बाद राज्यपाल की मंजूरी की आवश्यकता होती है और राज्यपाल की मंजूरी होने के बाद यानी कि केंद्रीय नेतृत्व के पास वो विधेयक पहुंचता है और केंद्रीय नेतृत्व जो है यानी कि संसद जो है, यहाँ ध्यान देना है कि संसद अनुच्छेद 169 का उपयोग करके
अनुच्छेद, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 169 169 का उपयोग करके किसी भी राज्य में, देखिए 169 का उपयोग करके किसी भी राज्य में विधान परिषद को स्थापित कर सकती है। विधान परिषद को स्थापित कर सकती है। देखिए संसद को ये अधिकार है, या संसद को ये अथॉरिटी है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत कि वह किसी भी राज्य में विधान परिषद को गठित कर सकती है या उसको समाप्त भी कर सकती है। उसको समाप्त करने के और गठित करने के अधिकार 169 में दिए गए हैं। लेकिन संसद के पास विधेयक आने से पहले राज्य की विधानसभा में इसको पास होना अनिवार्य होगा और वहां उस राज्य के राज्यपाल की अनुमति आवश्यक होगी। देखिए उसके बाद हम यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। देखिए वर्ष 1969 में पश्चिम बंगाल में विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया था। देखिए पश्चिम बंगाल में विधान परिषद थी, यानी कि पश्चिम बंगाल में विधान परिषद थी और 1969 में पश्चिम बंगाल से विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया था। अब वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषदें हैं और 6 राज्य कौन कौन से हैं? देखिए आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक। ये 6 राज्य वो राज्य हैं जहां पर विधान परिषदें हैं। देखिए जम्मू कश्मीर में विधान परिषद थी और जब जम्मू कश्मीर पुनर्गठन आयोग बना तो उसके बाद जम्मू कश्मीर की विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया। अब वर्तमान में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक में ही विधान परिषदें स्थापित हैं। देखिए यहाँ वर्ष 2020 में आंध्र प्रदेश की जो विधानसभा है उसने एक विधेयक जो है पास किया और उस विधेयक में ये या उस प्रस्ताव में ये कहा गया कि आंध्र प्रदेश से विधान परिषद को समाप्त कर दिया जाना चाहिए और यह जो प्रस्ताव है ये संसद के पास है और संसद इसको मंजूरी देना भी बाकी है। अगर संसद इसको मंजूर करती है तो उसके बाद राज्य की जो विधान परिषद आंध्र प्रदेश में है उस विधान परिषद को समाप्त कर दिया जाएगा। देखिए विधान परिषद के संबंध में हम कुछ तथ्य जरूर देखेंगे क्योंकि विधान परिषद के संबंध में देखते हैं। देखिए विधान परिषद के संबंध में ये कहा गया है कि अनुच्छेद 171, देखिए हम 169 पढ़ लिए और 169 में ये कहा गया है कि संसद को ये अधिकार है कि वह किसी भी राज्य में विधान परिषद को गठित कर सकती है अथवा उसको समाप्त कर सकती है। देखिए 171 को हम देखते हैं 171 को और अनुच्छेद 171 में ये कहा गया है, अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की रचना के या गठन के बारे में कहा गया है कि विधान परिषद का गठन किस प्रकार से किया जाएगा। तो देखिए हम इसके गठन को समझते हैं कि विधान परिषद का गठन किस प्रकार से किया जाता है। देखिए विधान परिषद के गठन की अगर हम बात करें तो विधान परिषद के गठन के लिए जो शर्त दी गई है वह यह शर्त दी गई है कि विधान परिषद की जो सदस्य संख्या होगी यानी कि अधिकतम सदस्य संख्या होगी, अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होगी? 1/3 विधानसभा का। देखिए अधिकतम सदस्य संख्या जो होगी वो विधानसभा का 1/3 होगी, यानी कि विधानसभा में टोटल जितने सदस्य होंगे उसका 1/3 सदस्यों से अधिक संख्या नहीं हो सकती विधान परिषद के सदस्यों की। और न्यूनतम की अगर यहाँ बात की जाए अधिकतम 1/3 और अगर न्यूनतम की बात की जाए तो न्यूनतम 40 सीटें होंगी विधान परिषद में। देखिए न्यूनतम 40 सीट और अधिकतम 1/3 विधानसभा की सीटें ही किसी भी विधान परिषद में हो सकती हैं। देखिए अगर हम बात करें यहाँ विधान परिषद की सीटों की तो देखिए कुछ राज्यों की विधान परिषद की सीट हम देखने का प्रयास करते हैं और सर्वाधिक सीट है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 100 सीटें हैं, जबकि सबसे कम जो सीटें हैं वो तेलंगाना में हैं और तेलंगाना में जो सीटें हैं वो सीटें हैं 40। देखिए उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सीटें हैं
उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 100 सीटें हैं, तेलंगाना में जो है 40 सीटें हैं। देखिए हम यहाँ सदस्यों को देखते हैं कि जो विधान परिषद के सदस्य हैं वो किस प्रकार से विधान परिषद के सदस्य यहाँ होते हैं। देखिए विधान परिषद के सदस्यों की अगर हम बात करें, इनके निर्वाचन की बात करें, तो यहाँ निर्वाचक मंडल भी जो विधान परिषद का है वो अनुच्छेद 171 में दिया गया है। और देखिए निर्वाचक मंडल इसका कई प्रकार से मिलकर बनता है। पहला निर्वाचक मंडल हम देखते हैं, देखिए 1/3 सदस्य जो विधान परिषद में होंगे उन सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्य करेंगे। विधानसभा के सदस्य, देखिए 1/3 सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्य करेंगे, जबकि 1/3 सदस्यों का चुनाव स्थानीय संस्थाओं द्वारा किया जाएगा। स्थानीय संस्थाओं द्वारा, देखिए स्थानीय संस्थाओं में जैसे नगर पालिकाएं हो गई और जिला पंचायत। नगर पालिका और जिला पंचायत या जिला बोर्ड और जिला बोर्ड, जिला पंचायत। देखिए 1/3 सदस्यों का जो चुनाव करेंगे वो कौन करेंगे? 1/3 सदस्यों का चुनाव विधानसभा करेगी और 1/3 सदस्यों का जो चुनाव होगा उसको स्थानीय संस्थाएं करेंगी, जैसे नगर पालिका और जिला पंचायत। उसके बाद देखिए यहाँ तीसरा जो निर्वाचक मंडल होगा, 1/12 सदस्यों का जो चुनाव करेंगे वो शिक्षक करेंगे, माध्यमिक शिक्षक। देखिए यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ शिक्षक की जो हम बात कर रहे हैं वो माध्यमिक शिक्षक की बात कर रहे हैं। यहाँ पे माध्यमिक शिक्षक 1/12 सदस्यों का चुनाव करेंगे और ये वो माध्यमिक शिक्षक होंगे जो कम से कम 3 वर्षों से शिक्षण कार्य कर रहे होंगे। यहाँ निर्वाचक मंडल में वो शिक्षक शामिल होंगे जो माध्यमिक स्तर से अपर यानी कि माध्यमिक से ऊपर के जो शिक्षक हैं और 3 वर्ष तक उनका अध्यापन कार्य हुआ हो। फिर 1/12 सदस्यों का चुनाव, देखिए 1/12 सदस्यों का चुनाव यहाँ स्नातक लोग करेंगे, ग्रेजुएट्स लोग करेंगे, स्नातक लोग करेंगे, ग्रेजुएट्स करेंगे। और ये जो 1/12 सदस्यों का चुनाव स्नातक लोग करेंगे, ये वो स्नातक होंगे जो किसी भी विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट की डिग्री पाए होंगे और 3 वर्ष इनको ग्रेजुएट की डिग्री लिए हो गए होंगे। देखिए यहाँ अगर हम बात करें तो 1/3 सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया गया, 1/3 सदस्यों का चुनाव स्थानीय संस्थाओं के द्वारा, 1/12 सदस्य शिक्षकों के द्वारा, 1/12 सदस्य स्नातकों के द्वारा चुने गए। देखिए अब यहाँ अगर हम इन सबको जोड़ें तो हमारे पास शेष सदस्य बचते हैं 1/6 और 1/6 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है और मनोनयन किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। मनोनयन किया जाएगा राज्यपाल के द्वारा, मनोनयन किया जाएगा राज्यपाल के द्वारा। और देखिए राज्यपाल किन व्यक्तियों को विधान परिषद में मनोनीत करता है? देखिए यहाँ वो सदस्य होंगे जो साहित्य में ख्याति प्राप्त होंगे, साहित्य विज्ञान के क्षेत्र में जो ख्याति प्राप्त होंगे, कला, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा। यानी कि 1/6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करेगा और ये सदस्य ऐसे होंगे
जो साहित्य से संबंधित होंगे, विज्ञान से संबंधित होंगे, कला से संबंधित होंगे, सहकारी आंदोलनों से संबंधित होंगे और समाज सेवा से संबंधित होंगे। देखिए विधान परिषद की अगर हम बात करें तो विधान परिषद का जो कार्यकाल होगा, विधान परिषद का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। देखिए विधान परिषद का कार्यकाल यानी कि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का है। क्योंकि विधान परिषद की जो प्रकृति है वो एक स्थायी सदन की प्रकृति है, इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। ये एक स्थायी सदन की प्रकृति है, स्थायी सदन इसको कहा जाता है, स्थायी सदन होता है, इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता। बल्कि इसका जो प्रत्येक जो 2 वर्ष में, प्रत्येक दूसरे वर्ष, प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो जाता है। 1/3 सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो जाएगा और वह अवकाश ग्रहण कर लेंगे और उनके स्थान पर नए सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। ये विधान परिषद से संबंधित सारे तथ्य थे। तो वर्तमान में पश्चिम बंगाल के अंदर विधान परिषद को बनाने के लिए वहाँ की विधानसभा में विधेयक को पास किया गया है। अब देखना ये है कि संसद इसको मंजूरी देती है या नहीं देती, क्योंकि अनुच्छेद 169 के अनुसार संसद को ही अधिकार है कि किस राज्य में विधान परिषद बनेगी या नहीं बनेगी। और अनुच्छेद 171 में ये बताया गया है कि जो विधान परिषद बनेगी उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, उसका गठन किस प्रकार से होगा। नए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न है, देखिए हमोक्टर ओएने, हमोक्टर ओएने को माली का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है या हमोक्टर ओएने माली के प्रधानमंत्री बने हैं। देखिए अगर हम माली की बात करें, प्रश्न ये बनता है कि हाल ही में माली का प्रधानमंत्री किसको बनाया गया है, माली के प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं। तो हमोक्टर ओएने माली के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। देखिए माली पश्चिम अफ्रीका का एक देश है और स्थलीय सीमा का देश है। माली की कोई भी सीमा जलीय नहीं मिलती और यह अफ्रीका का 8वां सबसे बड़ा देश है। अगर अफ्रीका महाद्वीप की हम बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप में जो देशों का क्रम है उसमें 8वां सबसे बड़ा देश है माली। माली की राजधानी बमाको है और इसकी मुद्रा पश्चिम अफ्रीकी CFA यानी कि फ्रैंक है। देखिए इसकी जो राजधानी है वो बमाको है और इसकी जो मुद्रा है वो पश्चिमी अफ्रीकी CF फ्रैंक है। यहाँ नक्शे में माली की स्थिति को देखते हैं। ये संसार का मानचित्र है। देखिए ये हमारे पास उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है। यहाँ अगर हम बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ये एशिया महाद्वीप है, ये यूरोप महाद्वीप है। अब यहाँ देखते हैं माली की स्थिति। तो देखिए माली अफ्रीका महाद्वीप का 8वां सबसे बड़ा देश है। तो अफ्रीका महाद्वीप को देखते हैं। देखिए ये रहा माली, ये माली है और माली दक्षिण अफ्रीका का देश है। और माली के जो नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, माली के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं हमोक्टर ओएने। हमोक्टर ओएने को माली का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। और माली की जो राजधानी है, माली की राजधानी बमाको है और यहाँ की जो मुद्रा है माली की मुद्रा है पश्चिम अफ्रीकी CF फ्रैंक। नए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नया प्रश्न है, देखिए हाल ही में चीन ने जो लाल ग्रह यानी कि मंगल ग्रह पे एक उपग्रह भेजा है, उसको पढ़ते हैं। देखिए यहाँ चीन ने 15 मई 2021 को लाल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर झूरोंग उतारने में उपलब्धि सफलतापूर्वक यानी कि सफलतापूर्वक उतारा है।
चीन ऐसा करने वाला दूसरा देश बन गया है। देखिए मार्स मिशन को यानी कि लाल ग्रह यानी कि मंगल ग्रह पे उतारने वाला ये दूसरा देश है। अभी तक सिर्फ अमेरिका के पास ही मंगल पर अपने रोवर को सफलतापूर्वक उतारने की उपलब्धि है, यानी कि पहला देश अमेरिका है जिसने मंगल ग्रह पे अपना रोवर उतारा है। उसके बाद दूसरा देश ऐसा करने वाला चीन बन गया है। देखिए जो और देश हैं उन्होंने कोशिशें की हैं, लेकिन उनकी कोशिशें कभी उनके जो रोवर हैं वो दुर्घटनाग्रस्त हो गए या उनका पहुंचने के बाद संपर्क ही खत्म हो गया, ऐसी परिस्थितियां रही हैं। लेकिन अमेरिका पहले नंबर पे है जिसने अपने यानी कि मंगल पर अपने जो रोवर को उतारा है, और दूसरा जो है उसी क्रम में चीन अब बन गया है दूसरा देश जो मंगल पे अपना झूरोंग जो इनका रोवर है उसको उतारने में इन्होंने सफलता प्राप्त की है। देखिए वाहन ने नीचे उतरने के लिए एक सुरक्षात्मक कैप्सूल, एक पैराशूट, एक रॉकेट प्लेटफॉर्म का संयोजन का उपयोग किया है। झूरोंग जिसका अर्थ है, ध्यान देंगे, चीन ने मंगल ग्रह पर झूरोंग नाम का रोवर उतारा है और इसका अर्थ है अग्नि का देवता, इसका अर्थ है गॉड ऑफ फायर, अग्नि का देवता। देखिए इसको तियानवेन 1 ऑर्बिटर पर मंगल ग्रह पर ले जाया गया था, यानी कि झूरोंग को जो ले जाने वाला जो उपग्रह यानी कि जो ऑर्बिटर था उसको तियानवेन 1 ऑर्बिटर पर मंगल ग्रह पर ले जाया गया था। चीन का मार्स रोवर जिसे चीनी पौराणिक कथाओं में एक प्राचीन अग्नि देवता के नाम से झूरोंग कहा जाता है। झूरोंग का अर्थ है अग्नि देवता, गॉड ऑफ फायर। एक फोल्डेबल रैंप को चलाकर लैंडर से अलग हो जाता है। एक बार यह तैनात हो जाने के बाद रोवर से कम 90 मार्स डे बिताने की उम्मीद है, यानी कि यहाँ जो रोवर है वो कम से कम 90 दिन यहाँ बिताएगा। देखिए चीन का जो अंतरिक्ष प्रशासन है इसकी स्थापना 22 अप्रैल 1993 को हुई थी। चीन में राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन की स्थापना 22 अप्रैल 1993 को, और इसका जो मुख्यालय है हेडियन जिला में, और ये जिला पड़ता है बीजिंग में यानी कि चीन के अंदर। यहाँ जो चीन का राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन है उसकी स्थापना की गई थी। देखिए तिब्बत में अभी नई निर्वासित सरकार का गठन किया गया है, और तिब्बत में निर्वासित संसद के पूर्व अध्यक्ष पेनपा तेत्सरिंग को निर्वासित सरकार का नया अध्यक्ष चुना गया है। भारत, नेपाल, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अन्य जगहों पर निर्वासन में रह रहे लगभग 64,000 तिब्बतियों ने चुनाव में मतदान किया, जो जनवरी और अप्रैल में 2 दौर में हुआ था। दलाई लामा के किसी भी राजनीतिक भूमिका से हटने के बाद तिब्बती निर्वासित नेतृत्व का यह तीसरा प्रत्यक्ष चुनाव है। देखिए जब से दलाई लामा तिब्बत की राजनीति से हटे हैं तब से ये डायरेक्ट रूप से यानी कि प्रत्यक्ष रूप से तीसरा चुनाव है निर्वासित सरकार का। और देखिए तिब्बत की जो राजधानी है ल्हासा, और तिब्बत की मुद्रा है रोनिम्बिगी। देखिए यहाँ एक ध्यान आपको देना है कि अगर हम इसको नक्शे में देखें तो नक्शे में जो इसकी स्थिति है, तिब्बत की स्थिति, ये देखिए यहाँ ये भारत है और ये चीन है। यहाँ देखते हैं ये तिब्बत की स्थिति है, और यहाँ तिब्बत जो है वो चीन आधिपत्य का देश है, यानी कि इस पर चीन का अधिकार है। और यहाँ से दलाई लामा जो हैं वो भारत में जब शरण ली थी उसके बाद से चीन के और जो भारत के संबंध हैं वो कुछ अच्छे रहे नहीं हैं। यहाँ समझना इस बात का है कि निर्वासित सरकार क्या होती है।
निर्वासित सरकार के क्या मायने हैं, निर्वासित सरकार क्या होती है? देखिए, निर्वासित सरकार ऐसी सरकार को कहते हैं जब कोई सरकार अपने मूल देश में ना होकर कहीं बाहर बनाई जाती हो, उसको निर्वासित सरकार कहते हैं। देखिए, जब भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं निर्वासित सरकार की बात करूं तो याद करिए सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस ने एक निर्वासित सरकार का गठन किया था और उस सरकार को जापान और इटली जैसे देशों ने, जर्मनी जैसे देशों ने उस निर्वासित सरकार को मान्यता दी थी। आज का लेक्चर यहीं ख़त्म। धन्यवाद। और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।